हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। पिक्चर अभी बाकी है। और दोस्तों, आज की हमारी मूवी है नम। ये मूवी एक बहुत ही अच्छी क्राइम थ्रिलर मूवी है। इसलिए दोस्तों, इस मूवी को देखने में आपको बहुत ही मजा आने वाला है। इसलिए हमारे इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और हमारे इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो मूवी की शुरुआत में हम विल इवान और डाउन नाम की लड़की को देखते हैं, जो अपनी कार में कहीं जा रहे होते हैं। ये दोनों ही हस्बैंड वाइफ होते हैं और विल एक नई जॉब ज्वाइन करने जा रहा होता है। तब डाउन विल को कहती है, मैं तुम्हें बहुत याद करूंगी, अच्छा होता कि मैं भी तुम्हारे साथ रह पाती। तब विल कहता है, जल्दी हम लोग साथ में होंगे। आगे विल एक लकड़ी की कंपनी में अपनी जॉब ज्वाइन करने जाता है। तब कंपनी का मैनेजर विल को बताता है, सॉरी तुम्हें इतनी दूर से यहाँ पर आना पड़ा और यहाँ पर तुम्हारे लिए वैकेंसी खाली नहीं है। मुझे आज सुबह इस बारे में पता चला। विल को बहुत ही अफसोस होता है और विल कहता है, लेकिन मुझे जॉब की बहुत जरूरत है। तब विल का दोस्त वो मैनेजर कहता है, लेकिन अभी हमें साइट मैनेजर की जरूरत बिल्कुल नहीं है। दूसरी तरफ विल की वाइफ डाउन भी एक रेस्टोरेंट से अपने डैड को कॉल करती है और डाउन अपने डैड से रिक्वेस्ट करती है, क्या वो विल की बैंक पेमेंट कर सकते हैं सिर्फ 2-3 महीने के लिए। अभी हमें पैसों की बहुत जरूरत है और हमारे पास ज्यादा कैश नहीं बचा। पर डाउन के डैड अपनी बेटी की हेल्प करने से मना कर देते हैं। आगे विल डाउन से जाकर मिलता है। तब डाउन कहती है, क्या तुम्हें ये जॉब मिलने वाली है? तब विल कहता है, हाँ मुझे ये जॉब मिल चुकी है, जल्दी हमारे पास लेटर आ जाएगा। विल अपनी वाइफ को झूठ बोल रहा था ताकि वो दुखी ना हो। आगे विल और डाउन अपनी कार से वापस अपने घर की तरफ जाने लगते हैं। तभी रास्ते में एक आदमी और एक लेडी उन दोनों की कार रुकवाते हैं। विल भी हेल्प करने के इरादे से अपनी कार रोक देता है। तब वो लेडी और आदमी कार के पास आकर डाउन से कहते, बाहर बहुत ठंड है, क्या आप हमें आगे तक छोड़ सकते हो? तब डाउन कहती है, लेकिन आप लोग को जाना कहाँ पर है? हम लोग वैनकूवर जा रहे हैं। तब वो आदमी कहता है, ये तो परफेक्ट है, हमें भी आप वैनकूवर तक छोड़ देना। तब विल और डाउन उन दोनों को अपनी कार में लिफ्ट देते हैं। आगे डाउन उन दोनों से कहती है, मेरा नाम डाउन है और ये मेरे हस्बैंड विल है। हम दोनों वैनकूवर में रहते हैं, इसलिए हम वहीं पर जा रहे हैं, क्या आप लोग भी वहीं पर रहते हो? तब पास बैठा ली नाम का आदमी कहता है, मेरा नाम ली है और ये मेरी सिस्टर शेरल है और आप लोग का थैंक्स, आप लोग हमें वैनकूवर तक लिफ्ट दे रहे हो। आगे वो लोग काफी दूर जाने के बाद एक गैस स्टेशन पर रुकते हैं, जहाँ पर विल अपनी गाड़ी में पेट्रोल भरवाने लगता है। तभी विल के मोबाइल में एक मैसेज आता है जिसमें उसी मैनेजर का मैसेज था और वो मैसेज में लिखता है, मैंने बहुत कोशिश की लेकिन मुझे तुम्हारे लायक कोई भी अच्छी जॉब नहीं मिल पाई, इसलिए इस मामले में मैं अब तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर सकता। इस मैसेज को पढ़कर विल और ज्यादा चिंता में पड़ जाता है क्योंकि उसके पास बिल्कुल पैसे नहीं बचे थे और अभी के लिए उसके पास कोई जॉब भी नहीं थी। विल अंदर आकर पेट्रोल का पैसा पे करने के लिए अपना कार्ड निकालने लगता है। तभी ली नाम का आदमी विल के पास आकर कहता है, मैंने पहले ही पे कर दिया है, अब तुम्हें पेट्रोल का पैसा देने की बिल्कुल जरूरत नहीं। आगे डाउन विल के पास आती है और उसे कहती है, इन्हें यहीं पर छोड़ दो, अब आगे के लिए हम इन्हें लिफ्ट नहीं देंगे। तब विल कहता है, लेकिन इन्होंने पहले ही हमारे पेट्रोल का पैसा पे कर दिया है, इन्होंने हमारी हेल्प की है, हमें भी इनकी हेल्प करनी चाहिए। आगे विल और डाउन वापस ली और शेरिल को अपनी गाड़ी में बिठाकर वैनकूवर के लिए जाने लगते हैं और जाते जाते अब अंधेरा हो चुका था। कार चलाते हुए विल डाउन के बारे में सोचने लगता है और उसे देखने लगता है। तभी अचानक विल की कार के सामने एक बूढ़ा आदमी आ जाता है, जिसे देखकर विल बैलेंस खो बैठता है। पर किसी तरह से विल कार को उस बूढ़े आदमी के साथ एक्सीडेंट होने से बचा लेता है। विल और ली कार से उतरते तो वो लोग देखते वो बूढ़ा आदमी अभी भी रोड के बीच में खड़ा था। विल उस पर चिल्लाने लगता है और पास जाकर देखता है तो वो बूढ़ा आदमी ठंड के कारण कांप रहा था। इस हालत में उस बूढ़े आदमी को देखकर विल और ली उसे कार में बैठा लेते हैं और उसे हॉस्पिटल ले जाने लगते हैं। आगे विल अपनी गाड़ी को एक जगह पर रोककर वहां पर हॉस्पिटल के बारे में पूछता है और विल आकर कार में सभी को कहता है, हॉस्पिटल थोड़ी ही दूरी पर है, लेकिन ये आदमी तो अभी भी सो रहा है। तभी उस बूढ़े आदमी के पास बैठी शेरिल कहती है, ओ माय गॉड, ये सो नहीं रहा है। शेरिल उठकर कार से बाहर चली जाती है। तब विल उस बूढ़े आदमी को चेक करता है। इस आदमी की डेथ लगभग 20 मिनट पहले ही हो चुकी है। तब ली उस बूढ़े आदमी का पर्स निकालकर उसे देखने लगता है और वो कहता है, इस आदमी का नाम कॉर्मेक ली थे। तब ली कहता है, और इन कर्मों का फल तुम्हें क्या मिलना चाहिए? तुम एक मरे हुए बूढ़े आदमी की जेब से उसका पर्स निकाल रहे हो। ली कहता है, ऐसी सिचुएशन में जो अच्छा है मैं वही कर रहा हूँ। ली वो डॉलर विल को देने लगता है पर विल उसे हाथ लगाने से मना कर देता है। तब शेरिल वो डॉलर्स ली के पास से ले लेती है और कहती है, ये मेरे काम आ जाएगा। तभी शेरिल को डॉलर्स में से एक पर्ची भी मिलती है। शेरिल विल को कहती है, इसमें एक पर्ची भी है जिसमें कुछ नंबर लिखे हैं। विल उस पर्ची को देखता है और कहता है, ये जीपीएस कोऑर्डिनेट्स लिखे हैं, ये जगह यहाँ आसपास ही कहीं है। तभी उन्हें अचानक से पुलिस के सायरन की आवाज आने लगती है।
आगे वो लोग पुलिस स्टेशन में होते जहाँ पर पुलिस वाले उन चारों से उस बूढ़े आदमी के बारे में पूछते हैं। पुलिस ऑफिसर कहती है तो तुम्हारा कहना है ये आदमी तुम्हें हाईवे पर मिला। तब वहीं खड़ा दूसरा पुलिस वाला कहता है क्या तुम्हें अजीब नहीं लगा कि इसके पास कोई भी आईडी मौजूद नहीं है, तो ये वहाँ पर कार ड्राइव करके कैसे पहुंचा होगा। तब विल कहता है लेकिन जब हमें ये मिला तब ये सड़क के बीच में खड़ा था, ना कि कार ड्राइव कर रहा था। हमें भी नहीं पता कि ऐसे मौसम में ये सुनसान इलाके में वहाँ कैसे पहुंचा होगा। तब वही खड़ी पुलिस ऑफिसर कहती है क्या इसने तुम्हें अपने बारे में कुछ बताया। तब ली कहता है बाहर बहुत ठंड थी, ये बाहर खड़ा था, इसलिए हमने जल्दी जल्दी में इसे कार में बिठा दिया। तब वहीं खड़ा विल कहता है हमने कुछ भी गलत नहीं किया, हम बस इसकी हेल्प कर रहे थे और अब हमें यहाँ से जाना होगा। तब वो पुलिस ऑफिसर कहती है अभी तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकते, आगे रास्ता बंद है क्योंकि बर्फबारी बहुत तेज हो रही है, जल्दी हाईवे खुल जाएंगे तब तुम यहाँ से जा सकते हो। आगे वो चारों एक रेस्टोरेंट में बैठकर कॉफी पीने लगते हैं। तब शेरिल उस बूढ़े आदमी का नाम कार्मैक लीथ ब्लैक रॉक गूगल पर सर्च करने लगती है ताकि वहाँ से उन्हें उस बूढ़े आदमी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन मिले। उन्होंने उस बूढ़े आदमी का पर्स पुलिस को नहीं दिया था, इसलिए पुलिस को उस बूढ़े आदमी के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। शेरिल सर्च करती है तो उसे एक पुराने पेपर की कटिंग मिलती है। शेरिल उस पेपर की कटिंग को पढ़ने लगती है जिसमें लिखा था गैंग जिसने 1995 में कई सारे बैंकों में रॉबरी की है। इस गैंग ने अपनी आखिरी रॉबरी में एक गार्ड को मार दिया था और ये गैंग $4 मिलियन के सोने के सिक्के लेकर फरार हो गई थी। और इस घटना के 3 हफ्ते बाद पुलिस को एक कॉल आया था। पुलिस को पता चला कि होटल में एक आदमी को शूट करके मार दिया गया है और उसी आदमी के बॉडी के पास पुलिस को उस गैंग के और लोगों की बॉडी भी मिली जिन्होंने कई सारे बैंकों को लूटा था और सोने के सिक्कों की भी चोरी की थी। तब डाउन कहती है और उस सोने के सिक्कों का क्या हुआ। शेरिल कहती है उन सोने के सिक्कों को अभी तक भी बरामद नहीं किया गया है। कार्मैक लीथ उसी गैंग का मेंबर है जो पिछले 20 सालों से अंडरग्राउंड था। तब शेरिल कहती है मुझे लगता है वो सोने के सिक्के अभी भी पुलिस को नहीं मिले हैं। तब विल भी उस कागज के टुकड़े पर लिखे जीपीएस कोऑर्डिनेट्स को देखने लगता है। तब डाउन शेरिल से कहती है तुम्हें क्या लगता है वो सोने के सिक्के इस लोकेशन पर छिपाए गए होंगे। शेरिल कहती है हाँ ऐसा हो सकता है और अगर ऐसा है तो हम उन्हें ढूंढ सकते हैं। तब वहीं बेटा ली कहता है $4 मिलियन, हम में से एक एक के हिस्से में $1 मिलियन आ सकता है। तब विल कहता है ऐसे मौसम में तुम ऐसी लोकेशन पर जाने की बात बोल रहे हो, मुझे लगता है सोने के सिक्कों से ज्यादा तुम्हारी जिंदगी ज्यादा कीमती होगी। तब वहीं बेटी शेरिल कहती है तुम्हारी बातों से लग रहा है शायद तुम कोई एक्सपर्ट हो, शायद मौसम विभाग के। तब डाउन कहती है एक्चुअल में विल एक साइट सुपरवाइजर है फॉरेस्ट इंडस्ट्री में, उसने अपना काफी समय वीरान जगहों पर ठंडे मौसम में बिताया है। ये सुनकर ली कहता है ये तो हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात है, तुम्हें बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होगा। ये देखो मुझे कार्मैक लीथ नाम के उस बूढ़े आदमी के गले में ये नेकलेस मिला था और मुझे लगता है ये उन्हीं सोने के सिक्के में से एक सिक्का है जो उनकी गैंग ने चुराया था। हमारे पास बहुत ही इजी चॉइस है, हम थोड़ा सा रिस्क लेकर सभी की लाइफ बदल सकते हैं। तभी शेरिल उठकर वहां बनी शॉप पर जाती है और वहां रखी हुई जीपीएस मशीन को चुरा लेती है। विल और डाउन भी ये देख रहे थे। तभी ली वो सोने का सिक्का डाउन को देता है और उनसे कहता है तुम हमें सोच कर बताओ आगे क्या करना है। विल सोने के सिक्कों की खोज पर नहीं जाना चाहता था, पर डाउन उसे कन्विंस करने लगती है कि अगर उन्हें सोने के सिक्के मिल गए तो वो पूरी लाइफ के लिए फ्री हो जाएंगे, ना उन्हें जॉब करना पड़ेगी और ना ही अलग रहना पड़ेगा। शेरिल भी जीपीएस मशीन पर कागज पर लिखे हुए कोऑर्डिनेट टाइप करती है और शेरिल आकर विल को बताती है तुम सोच भी नहीं सकते ये कोऑर्डिनेट यहाँ से 30 माइल दूरी पर है और रोड के बहुत ही करीब है, इसलिए हमें जंगल में ज्यादा अंदर नहीं जाना होगा। हम कुछ ही घंटों में रोड से सोने के सिक्कों तक पैदल चल के पहुंच सकते हैं। तब विल कहता है लेकिन हमें उस जगह के बारे में कुछ नहीं पता और हमारे पास कोई इक्विपमेंट भी नहीं है कि हम ऐसी सुनसान जगहों पर सरवाइव कर पाए। तब ली कहता है हम कल सुबह यहाँ से निकलेंगे और कल तक कुछ न कुछ इंतजाम हो जाएगा। ली चाबी फेंक कर विल को देता है और कहता है हमने तुम्हारे लिए रूम भी ले लिया है, तुम जाकर आज रात आराम से सो सकते हो। अब रात में विल और डाउन अपने रूम में जाकर सो जाते हैं। अब अगले दिन सुबह विल और डाउन अपने रूम से निकलते हैं और डाउन जाकर ली और शेरिल के रूम का दरवाजा खटखटाने लगती है, पर वो दरवाजा कोई नहीं खोलता तो उसे पता चलता है रूम में कोई नहीं था और वो ये बात विल को बताती है। तब विल कहता है उनके पास जीपीएस था, वो जरूर खजाना खोजने निकल गए होंगे। तभी उन्हें ली की आवाज आती है और वो देखते हैं ली और शेरिल कुछ कारों को रोक रहे थे। आगे ली आकर विल को बताता है हम कुछ इक्विपमेंट खरीदने की कोशिश कर रहे थे पर
कोई भी यहाँ पर बेचने के लिए तैयार नहीं। आगे वो चारों कार में बैठकर उस लोकेशन तक जाने की कोशिश करने लगते और काफी दूर जाने के बाद वो सड़क के किनारे अपनी गाड़ी रोक देते हैं। आगे विल अपनी गाड़ी से जरूरत के सामान निकालने लगता है ताकि उनका आगे का सफर आसान हो। तभी शेरिल गाड़ी में से एक कार का टूल निकाल लेती है और वो कहती है ये हमारे खोदने के काम आएगा। ली को भी कार में एक फ्लेयर गन मिलती है जिसे वो अपने पास रख लेता है। आगे शेरिल जीपीएस लोकेशन देखती है और वो चारों शेरिल के कहने पर उस दिशा में जाने लगते हैं और आगे चलकर उन्हें गहरी बर्फ मिलने लगती है। थोड़ी दूर चलने के बाद शेरिल गिर जाती है। तब ली अपने पास से चाकू निकालता है और कहता है हमें पेड़ों की डालियां काटनी होगी। चाकू को देखकर विल आश्चर्यचकित होकर ली से पूछता है तुम्हारे पास चाकू था, लाओ ये मुझे दो। आगे विल उस चाकू को लेकर पेड़ों की डालियां काटकर उसे सभी के जूतों में बंधवा देता है ताकि वो बर्फ में आसानी से चल पाए, उनके पांव बर्फ में न धंसे। शेरिल जीपीएस देखते हुए उन्हें रास्ता बता रही थी और वो लोग शेरिल के बताए हुए रास्ते पर चलने लगे थे। और थोड़ी आगे जाकर विल कहता है हम यदि उस पैसे को इस्तेमाल करेंगे तो हम शायद पकड़े जा सकते हैं। तब ली कहता है वो खजाना अनट्रेसेबल है कितने सालों से और ये ड्रग मनी नहीं है जो हम पकड़े जाएंगे। अब वो लोग काफी आगे आ चुके थे और आगे जाकर साफ रास्ता दिखाई देने लगा था। तब वो लोग अपने अपने जूतों से पेड़ों की डालियां निकालने लगते हैं। ली अपने जूतों से पेड़ों की डालियां निकालकर चाकू विल को देता है। विल भी अपने जूतों में बांधी पेड़ों की डालियां निकालने लगता है, लेकिन गलती से वो चाकू उसके जूतों के अंदर जा फंसता है जिसके कारण जूतों के अंदर उसकी उंगलियों में घाव हो जाता है। पर विल इस बारे में किसी को नहीं बताता और वो सभी के साथ धीरे धीरे चलने लगता है। वो शेरिल के बताए हुए रास्ते पर थोड़ी और आगे जाते हैं तो वो लोग देखते हैं आगे जाने के लिए रास्ता मौजूद नहीं था। आगे एक बड़ी खाई थी जिसके कारण वो आगे सीधे नहीं जा सकते थे। शेरिल गुस्सा करके जीपीएस देखने लगती है। तभी डाउन उसके करीब आकर जीपीएस मशीन देखने लगती है। गुस्से में आकर शेरिल डाउन को धक्का देती है जिसके कारण डाउन चट्टान से नीचे गिरने लगती है। तभी शेरिल किसी तरह से डाउन के हाथ को पकड़ लेती है और ली और विल मिलकर उन दोनों को ऊपर ले आते हैं। डाउन बच जाती है और वो विल के गले मिलकर रोने लगती है और आगे डाउन कहती है जीपीएस में मार्क था पर इसने हमें रास्ता गलत बताया। तब शेरिल कहती है उसमें एक लाइन शो हो रही थी और मुझे लगा वो कोई नदी होगी, मुझे क्या पता वो एक खड़ी चट्टान होगी। डाउन कहती है यदि तुम्हें कुछ पता नहीं चलता तो तुम हमें रास्ता बताने का नाटक क्यों कर रही हो। तब विल भी शेरिल पर चिल्लाता है डाउन तुम्हारी वजह से अभी मर सकती थी, उसे ऊंचाई से डर लगता है। आगे विल डाउन को लेकर अकेले में चला जाता है। तब शेरिल ली से कहती है जब भी हमें मौका मिला हम इन दोनों को छोड़ देंगे, हम इन पर विश्वास नहीं कर सकते। तब ली कहता है एक बार हमें गोल्ड मिलने दो फिर हम तय करेंगे हमें क्या करना है। आगे विल शेरिल से वो जीपीएस मांगता है ताकि वो रास्ते का पता लगा सके। तब शेरिल वो जीपीएस देने से मना करती है और वो कहती है हो सकता है यहाँ से हम 5 मिनट चले और हमें नीचे उतरने का रास्ता मिल जाए। तब विल कहता है और ऐसा भी हो सकता है हम 2 घंटे तक चले और तो भी हमें नीचे उतरने का रास्ता नहीं मिले। तब वहीं खड़ा ली कहता है हम आधे घंटे तक इसी चट्टान पर चलेंगे और हमें नीचे उतरने का रास्ता नहीं मिला तो हम वापस यहाँ से चले जाएंगे। आगे वो लोग उस खड़ी चट्टान से नीचे उतरने का रास्ता ढूंढने आगे जाने लगते हैं। काफी देर तक चलने के बाद भी उन्हें कोई रास्ता नहीं मिलता और रास्ते में बर्फ भी गिरने लगती है। आगे चलकर विल कहता है हमें चलते चलते 2 घंटे हो चुके हैं पर हमें नीचे उतरने का कोई रास्ता नहीं मिला है। मुझे लगता है आगे नीचे उतरने का कोई रास्ता नहीं होगा, हम आगे और नहीं जा सकते, आगे बहुत खतरा है, हमें वापस जाना होगा। तब विल कहता है मेरी बॉडी ठंडी पड़ चुकी है और मैं ज्यादा नहीं चल सकता। तुम शेरिल को भी देखो उसकी क्या हालत हो चुकी है, वो हमारा साथ भी नहीं दे रही है ताकि हम आगे रास्ता खोज सके, वो हमें जीपीएस भी नहीं दे रही है। ये सुनकर शेरिल आगे जाने लगती है तभी ली उसे रोकता है। तब शेरिल ली को कहती है अगर तुम्हें मेरा साथ नहीं देना है तो मत दो, तुम भी यहाँ से जा सकते हो, मैं अकेले वो खजाना ढूंढ लूंगी पर तुम मुझे कंट्रोल नहीं कर पाओगे। शेरिल ली को एक थप्पड़ मारकर वहाँ से आगे बढ़ जाती है। ये सब बर्दाश्त करके ली विल को कहता है अब तुम शेरिल के बारे में एक और शब्द नहीं बोलोगे नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा, वो आगे जाने में हमारा साथ देगी, वो बहुत ही अच्छी है। ये सब सुनकर विल डाउन को कहता है हम इन पर ज्यादा विश्वास नहीं कर सकते, हमें कोई और रास्ता ढूंढना होगा। तब डाउन कहती है अभी तो हमें इनके साथ जाना होगा। आगे वो दोनों भी शेरिल और ली के साथ आगे जाने लगते हैं। काफी देर चलने के बाद भी उन्हें नीचे जाने का कोई भी रास्ता नहीं मिलता और उनके शरीर सर्दी में चलते चलते ठंडे पड़ चुके थे। तभी आगे जाकर डाउन को एक घर दिखाई देता है।
डाउन उस घर के बारे में विल को बताती है और वो सभी लोग उस घर की तरफ जाने लगते हैं। उस घर में ताला लगा था, तब विल उस घर के ताले को तोड़ देता है और वो सभी लोग अंदर चले जाते हैं। अंदर जाकर वो लोग लकड़ियां जलाकर वहां रखा खाना बनाने लगते हैं और खाना रेडी कर उसे खाने की तैयारी करने लगते हैं। तब ली अपने पर्स से कुछ पैसा निकालकर वहां पर रख देता है। ये देखकर विल पूछता है ये सब क्या है। तब ली कहता है हम इस घर वाले का सामान यूज कर रहे, हमें कुछ न कुछ तो देना ही होगा, ये पैसा किसी के काम आ सकता है। आगे ली खाना सर्व कर रहा था, तभी डाउन ली के हाथ में बने टैटू के बारे में पूछती है। तब ली कहता है ये टैटू मैंने जेल में बनवाया था। जब मैं जेल में था वहाँ पर मुझे लगा कि मेरी जिंदगी खत्म हो चुकी है, पर जेल में मुझे एक टीचर मिला और उसने मुझे बताया कि जिंदगी एक पहिए की तरह है जो हमेशा चलती रहती है, और उसने मुझे जिंदगी की रियलिटी के बारे में बताया। तब विल कहता है यदि तुम्हें जिंदगी की रियलिटी के बारे में पता चल चुका है, फिर भी तुम अपनी लाइफ को रिस्क में डालकर यहाँ पर सोना लेने के लिए आए हो। तब ली कहता है हाँ बिल्कुल, क्योंकि वो गोल्ड मैं मेरे लिए लेने के लिए नहीं आया हूँ, वो गोल्ड मैं शेरिल के लिए लेने के लिए आया हूँ। वो लोग बातें कर ही रहे थे, तभी उन्हें गाड़ी की आवाज आती है। उस घर का मालिक वहाँ पर आ चुका था। तब विल कहता है हमें घर के मालिक से शांति से बात करनी होगी और हमें उससे माफी मांगनी होगी। आगे उस घर का मालिक दरवाजा खोल के अंदर आता है तो वो लोग देखते हैं उसके हाथ में एक गन थी, और लोनर नाम का घर का मालिक कहता है तो तुम लोग मेरे घर का लॉक तोड़कर घर के अंदर आए। तब वहीं खड़ा विल कहता है वो मैंने तोड़ा था, हम जंगल में फंस चुके थे इसलिए हमारे पास कोई रास्ता नहीं था। तब लोनर कहता है और तुम लोगों को लगा यहाँ घर में जो भी कुछ मेरा है वो तुम्हारा हो जाएगा। तब ली कहता है हम यहाँ पर गलत इंटेंशन से नहीं आए हैं, हम यहाँ की चीजों को नुकसान नहीं पहुँचा रहे, हमने जो जो चीजें यूज की है हमने उसके लिए वहाँ पर पैसा भी रखा है। तब लोनर उन पैसे को देखकर कहता है तो तुम्हारी इंटेंशन अच्छी थी, पर मैं भी यहाँ पर अकेला रहता हूँ और मुझे बहुत कुछ पता है, तुम यहाँ पर कोई रास्ता भटक कर नहीं आए हो, बताओ तुम लोग यहाँ पर क्यों आए हो। लोनर की बातें सुनकर वहाँ मौजूद सभी लोगों को डर लगने लगता है, क्योंकि लोनर सन की तरह से बातें कर रहा था। लोनर गुस्सा करके विल के पेट पर हमला करता है। तब डर कर डाउन लोनर को बता देती है हम यहाँ पर सोना ढूंढने आए थे जो यहाँ कहीं लेक के किनारे पर दबा है, हमें उसकी लोकेशन पता है। शेरिल लोनर पर हमला करने वाली थी, पर लोनर पहले ही अलर्ट हो जाता है और डर कर डाउन लोनर से कहती है हम उसमें से तुम्हें भी हिस्सा दे सकते हैं। तब वहीं खड़ा ली कहता है इस पेपर पर लिखी हुई लोकेशन पर हम पहुंच सकते हैं इस मिस्ट्री को सॉल्व करके। एक बार हम इस लोकेशन पर पहुंच गए तो हमें 20,000 का गोल्ड मिलेगा। तब लोनर कहता है तो तुम लोग यहाँ पर गोल्ड के लिए आए हो, मुझे भी उसमें हिस्सा चाहिए। अगर तुम गोल्ड लेकर वापस यहाँ पर आ गए तो मैं अपनी स्नो मोबाइल बाइक के जरिए 2 क्लिक में तुम्हें हाईवे तक पहुँचा दूंगा। तुम जितना जल्दी लौटोगे तुम्हारे बचने के चांसेस उतने ही बचे रहेंगे। यह सुनकर वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं और शेरिल गुस्सा होकर घर में बने टॉयलेट में जाने लगती है। शेरिल टॉयलेट में होती है तभी वो देखती है वहाँ पर ड्रिंक की बोतल पड़ी हुई थी और वहीं उसे अलमारी में चूहे मारने की दवा भी दिख जाती है। शेरिल बिल्कुल नहीं चाहती थी कि उस सोने में से किसी को हिस्सा मिले। आगे वो चारों लोग उस घर से निकल जाते हैं। तभी विल उस घर के बाहर लटकी रस्सी को वहाँ से उठा लेता है। तब शेरिल डाउन पर चिल्लाने लगती है कि वो सभी लोगों को सोने के बारे में बता रही है, जिसके कारण एक एक करके सभी लोग इस रेस में शामिल हो जाएंगे। आगे विल उस रस्सी को पेड़ के सहारे बांधने लगता है ताकि वो लोग चट्टान से नीचे उतर सके। डाउन नीचे जाने के लिए तैयार नहीं थी, फिर भी विल उसे किसी तरह से समझाकर नीचे जाने के लिए तैयार करता है। आगे विल डाउन को रस्सी के जरिए नीचे भेजता है और उसके बाद विल ली को और शेरिल को भी नीचे भेजता है। आगे विल खुद रस्सी के जरिए चट्टान से नीचे आ जाता है। अब वो आगे चलने लगते हैं गोल्ड के पास जाने के लिए। मौसम काफी ठंडा था और वो लोग चलते चलते थक चुके थे। तभी रास्ते में चलते चलते शेरिल नीचे गिर जाती है। विल भी आकर शेरिल को देखता है और कहता है इसका शरीर ठंडा हो रहा है, तुम बर्फ को इकट्ठा करो ताकि हम उसमें गुफा बना सके। तब ली विल की बात मानकर बर्फ को इकट्ठा करने लगता है। तभी विल देखता है कि उसे कहीं भी डाउन दिखाई नहीं दे रही थी। किसी तरह से विल डाउन को ढूंढते ढूंढते नीचे जाता है। तब उसे डाउन नीचे दिखाई देती है और विल देखता है कि डाउन अंधेरे में लगातार चली जा रही थी। तब विल डाउन को पकड़कर अपने साथ ली के पास ले आता है और वो इकट्ठा किए हुए बर्फ के अंदर गुफा बनाने लगता है। गुफा बनाने के बाद विल डाउन, शेरिल और ली को उसके अंदर भेज देता है और अंधेरा होने पर वो भी अंदर चला जाता है। अब सुबह विल की नींद खुलती है तो वो देखता है बाहर उजाला हो चुका था और विल देखता है उसका जूता जहाँ से कटा था उसके अंदर भी बर्फ जम चुकी थी। आगे वो लोग आगे के लिए जाने लगते पर विल ठीक से चल नहीं पा रहा था। विल अपना जूता उतारकर मोजे उतारता है तो उसका घाव गहरा हो चुका था और ये देखकर डाउन कहती है क्या अब तुम चल नहीं पाओगे, हम जल्दी सोने के पास पहुंच जाएंगे।
तब विल कहता है नहीं अब मैं आगे नहीं जा पाऊंगा, हमें वापस जाना होगा। तब वहीं खड़ा ली कहता है तुम अब वापस चट्टान कैसे चढ़ोगे, अब हम वापस नहीं जा सकते, हमें अब गोल तक जाना होगा। तब शेरिल भी ली की बात का समर्थन करने लगती है। तब विल कहता है अब मैं ऐसी हालत में नहीं चल सकता, क्या मैं अपने अच्छे के लिए अपनी उंगलियां खो दूं और शायद उसके बाद मुझे अपना पैर भी खोना पड़े। मैंने लोगों के साथ ऐसा होते हुए देखा है, मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि आगे और ज्यादा ठंड पड़ेगी, इसलिए हमें वापस जाना होगा। विल वापस जाने लगता है, तभी डाउन उसे रोकती है। तब शेरिल कहती है हम दोनों गोल तक जाएंगे और सारा गोल खुद ही रख लेंगे। शेरिल आगे जाने लगती है, तभी डाउन कहती है हम लोग साथ में काम कर रहे थे तो तुम ऐसे कैसे जा रही हो। तब ली कहता है यही वक्त है, तुम्हें डिसाइड करना होगा, अगर तुम चाहो तो उस चट्टान पर चढ़ के मर सकते हो, लेकिन हम वापस आगे जाएंगे। ली भी शेरिल के पीछे जाने लगता है और ये देखकर डाउन को काफी अफसोस होता है। तब डाउन विल को कहती है हमें उनके साथ जाना होगा, नहीं तो वो सारा गोल्ड खुद ही रख लेंगे। तब विल कहता है हो सकता है वहाँ पर गोल्ड ना हो, लेकिन उसकी वजह से मुझे अपना पैर खोना पड़ सकता है, उसके बाद ना मेरे पास जॉब होगी और ना ही अपना घर होगा, हम पैसा कमाने का कोई और रास्ता ढूंढ सकते हैं। ये सुनकर डाउन चिल्लाने लगती है तुम मुझे ऐसा 1000 बार बोल चुके हो, हमारे पास कोई संपत्ति नहीं है, वो मेरे डैड का घर है जहाँ पर हम रहते हैं, और वो उन्होंने हमें गिफ्ट में नहीं दिया बल्कि मैं उसका लोन पे करती हूँ। मेरे डैड ने और मैंने तुमसे ये बात छिपा रखी थी कि मैं उस घर का लोन पे करती हूँ मेरे डैड से पैसा लेकर, और ये सब करके तुम सोच सकते हो मुझे कैसा लगता होगा, मैं अब वापस पीछे नहीं जा सकती। तब विल डाउन को बहुत समझाने की कोशिश करता है पर डाउन आगे जाने लगती है। विल चिल्लाता है आगे मत जाओ, आगे और ज्यादा ठंड है, पर डाउन उसकी बातों पर बिना ध्यान दिए आगे बढ़ती रहती है। विल आगे नहीं जा सकता था, इसलिए वो भी वापस पीछे जाने लगता है। शेरिल और ली आगे जा रहे थे, तभी उन्हें उनके पीछे डाउन आती हुई दिखाई देती है। डाउन को देखकर शेरिल गुस्से में आगे चलने लगती है। शेरिल और ली आगे जाते तो उन्हें आगे एक लेक दिखाई देती है, जो लेक अब जम चुकी थी। वो दोनों जमी हुई लेक पर चलने लगते और डाउन भी उनके पीछे पीछे जाने लगती है। दूसरी तरफ विल वापस उस चट्टान तक पहुंच जाता है जहां से वो रस्सी के जरिए नीचे उतरा था। विल वापस उस रस्सी के जरिए चट्टान के ऊपर चढ़ने की कोशिश करने लगता है। दूसरी तरफ लेक को क्रॉस करके शेरिल जीपीएस की जगह उस जगह पर जाने लगती है और शेरिल जीपीएस देखकर कहती है वो सोना यहीं कहीं पर गड़ा है। आगे वो तीनों उस जगह पर बर्फ को खोदने लगते हैं। दूसरी तरफ विल रस्सी के जरिए चट्टान के ऊपर किसी तरह से चढ़ गया था। शेरिल, डाउन और ली उस जगह पर काफी देर तक लगातार खोदते हैं और काफी देर खोदने के बाद उन्हें नीचे एक लकड़ी की शीट दिखाई दे जाती है। वो लोग देखते तो वो एक्चुअल में एक बक्सा था जो चेन से बंधा था और वो तीनों मिलकर उस बक्से को निकाल लेते हैं। वो बक्से को खोल कर देखते तो वो पूरा बक्सा सोने के सिक्कों से भरा हुआ था। ये देखकर वो तीनों ही काफी खुश होते हैं। आगे वो तीनों सोने के सिक्कों को निकालकर अपने अपने पास रखने लगते हैं। डाउन भी उन सोने के सिक्कों को अपने हाथ के ग्लव्स में भरने लगती है। दूसरी तरफ विल चट्टान पर चढ़ चुका था और आगे चलते चलते वो लोनर के घर पर पहुंच जाता है। विल कुल्हाड़ी लेकर लोनर के घर के अंदर जाता है। विल किचन में जाता है तो वहां पर उसे लोनर की डेड बॉडी मिलती है। लोनर जहरीली शराब पीकर मर चुका था। शेरिल ने ही लोनर की शराब की बोतल में चूहे की दवा डाल दी थी। वहां पर रखी चूहे की दवा को देखकर विल सब कुछ समझ जाता है और उसे पता चल जाता है जरूर शराब में जहर शेरिल ने मिलाया होगा। ये सब शेरिल ने उस सोने के लिए किया और अब डाउन की जिंदगी भी खतरे में पड़ चुकी थी। डाउन ग्लव्स में उस सोने के सिक्के लेकर आगे जाने लगती है। तब शेरिल की नजर डाउन पर पड़ती है। शेरिल डाउन से कहती है तो तुम्हें लग रहा है तुम यहाँ से चली जाओगी, तुम्हारा हस्बैंड ठंड के कारण मारा जाएगा और तुम पुलिस के सामने जाकर सब कुछ उन्हें बता दोगी। शेरिल टूल से डाउन पर हमला करने वाली थी, तभी डाउन पीछे मुड़कर शेरिल को धक्का दे देती है और डाउन वहाँ से जल्दी जल्दी जाने लगती है। दूसरी तरफ लोनर के घर पर विल भी वहाँ पर लगा मैप देखता है और वो लेक तक जाने का रास्ता समझ जाता है। आगे विल लोनर का ही जैकेट पहनकर स्नो मोबाइल बाइक द्वारा डाउन को बचाने जाने लगता है। दूसरी तरफ डाउन वापस विल तक पहुंचना चाहती थी, इसलिए वो लेक के ऊपर चलने लगी थी। डाउन के पीछे पीछे ली और शेरिल भी सोने के सिक्कों से भरे उस बक्से को लेकर आ रहे थे, पर मौसम खराब होने के कारण उन दोनों की हालत खराब हो चुकी थी और वो ठीक से चल नहीं पा रहे थे और ना ही उस बक्से को खींच पा रहे थे। तब ली शेरिल को कहता है शेरिल तुम्हें उठना होगा, किसी भी तरह से हमें यहाँ से निकलना होगा। मैंने स्नो मोबाइल बाइक की आवाज सुनी है, लोनर जरूर हम तक पहुँचने वाला होगा, हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा। तब शेरिल कहती है वो यहाँ तक नहीं आ सकता क्योंकि वो तो अब तक मर चुका होगा, मैंने उसकी विस्की में जहर मिला दिया था, अब वो इस सोने को हासिल नहीं कर सकता।
ये सुनकर ली शॉक रह जाता है। तब शेरिल कहती है पर इतना ही काफी नहीं है, हमें डाउन को भी अपने रास्ते से हटाना होगा। तुम डाउन को जाकर मार दो क्योंकि उसने भी मुझे मारने की कोशिश की है। तब ली कहता है मैं उसे मार दूंगा पर तुम सोना मत। ली खड़ा होकर डाउन को आवाज देता है और उसकी तरफ जाने लगता है। तभी डाउन अपने पास से फ्लेयर गन निकालकर ली पर अड़ा देती है। तब ली कहता है शेरिल की हालत बहुत खराब है, वो अकेले नहीं चल सकती, तुम्हें हमारी मदद करनी होगी, तुम चाहो तो सारा सोना अकेले रख सकती हो। तब डाउन कहती है अगर हमने किसी की मदद करी तो हम सब भी मारे जाएंगे। तब ली भी वापस शेरिल के पास जाने लगता है और ली जाकर शेरिल को देखता है तो शेरिल अब मर चुकी थी। यह देखकर ली को डाउन पर गुस्सा आता है और ली शेरिल का जैकेट उतारकर ओढ़कर डाउन के पीछे जाने लगता है। दूसरी तरफ विल भी स्नो मोबाइल बाइक से उस लेक तक पहुंच जाता है। विल गन से लेक के ऊपर देखता है तो उसे डाउन दिखाई दे जाती है। तभी विल देखता है कि ली चाकू लेकर डाउन का पीछा कर रहा था। यह देखकर विल ली पर निशाना लगाता है और फायर करता है, पर ली काफी दूर था और विल का निशाना ठीक से नहीं लग पा रहा था। अब डाउन जंगल की तरफ चली गई थी और ली भी उसका पीछा कर रहा था। ली डाउन को कहता है विल चट्टान के ऊपर से मुझ पर फायर कर रहा था। ये सुनकर डाउन खुश होती है कि विल अभी भी जिंदा है और आगे ली डाउन के करीब जाकर उस पर हमला करता है, जिसके कारण डाउन नीचे गिर जाती है। तब ली डाउन को पकड़कर उस पर चाकू से हमला करने वाला था, तभी डाउन पत्थर से ली के सर पर हमला कर देती है। दूसरी तरफ विल भी रस्सी के जरिए चट्टान से नीचे उतर रहा था। डाउन खड़े होकर पानी को क्रॉस कर रही थी, तभी पीछे से आकर ली उसे वापस से पकड़ लेता है। तब डाउन ली को एक लात मारती है जिससे ली पानी में पत्थर के ऊपर जा गिरता है और ली वहीं पर मारा जाता है। डाउन अब खड़े होकर आगे जाने लगी थी, उसका जैकेट खुल चुका था। थोड़ी दूर आगे चलकर डाउन भी नीचे गिर जाती है। विल दूसरी तरफ विल भी रस्सी के जरिए नीचे उतरने की कोशिश कर रहा था, तभी उसके हाथ से रस्सी छूट जाती है और वो भी नीचे आ गिरता है। विल भी ठंड के कारण और जख्मी होने के कारण खड़ा नहीं हो पा रहा था। दूसरी तरफ डाउन भी मरने की कगार पर थी। विल की आंखें बंद हो जाती है और आगे उसकी आंख खुलती है तो वो देखता है कुछ लोग उसे ले जा रहे थे। आगे विल को हॉस्पिटल में होश आता है। तब डॉक्टर उसे कहती है मिस्टर इवान अभी आप वेली के हॉस्पिटल में हैं। सॉरी मैंने आपको उठाया पर पुलिस आपसे बात करना चाहती है। आगे वही लेडी पुलिस ऑफिसर जो उन चारों को पहले मिली थी वो विल के सामने थी। विल पूछता है मेरी वाइफ कहाँ पर है? तब वो लेडी पुलिस ऑफिसर कहती है सॉरी आपकी वाइफ अब नहीं रही। शेरिल और ली जो आपके साथ थे वो भी मारे गए। ली के साथ हिंसा की गई है इसलिए वो मारा गया। जंगल में ही बने घर में लोनर नाम का आदमी रहता था, उसे भी जहर देकर मारा गया है। क्या ऐसे और भी लोग हैं जो मारे गए हैं? आप लोग वहाँ पर क्यों गए थे? तब विल कहता है हम वहाँ पर सोना ढूंढने गए थे। क्या आप लोगों को वहाँ पर कोई सोना मिला था? तब वो लेडी पुलिस ऑफिसर कहती है नहीं हमें बॉडी के अलावा वहाँ कुछ नहीं मिला। डाउन के बारे में सुनकर विल रोने लगता है और वो लेडी पुलिस ऑफिसर विल से सवाल जवाब करके वहाँ से चली जाती है। आगे वो लेडी पुलिस ऑफिसर किसी को कॉल करके कहती है ये वहाँ पर 4 लोग ही गए थे और विल को अभी तक भी नहीं पता चला है कि उसके साथियों को वहाँ पर सोना मिला था। कार्मेक की बॉडी को गायब कर दो, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। आज शाम को हम तय करेंगे आगे हमें क्या करना है। ये कहकर वो पुलिस वाली फोन रख देती है। उस पुलिस ऑफिसर को पता था कि ली शेरिल और डाउन के पास से उन्हें सोने के सिक्के मिले थे, फिर भी उसने उसके बारे में अभी तक भी विल को नहीं बताया था क्योंकि वो अपनी टीम के साथ उन सोने के सिक्कों को गायब करना चाहती थी। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें बताइए कमेंट सेक्शन में। हमारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।